तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास है कौन से टॉपिक पर कौन से विषय पर होने वाला है। ये है छठा अध्याय ज्योग्राफी का 6 क्लास का छठा अध्याय बिहार बोर्ड का चल रहा है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और पांचों क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये छठा अध्याय है और इसको आज हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और समय समय पर आप वीडियो अगर देखते आ रहे हैं कंटिन्यू और आप नए बच्चे होंगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको तो कोई पैसा लगेगा नहीं, है कि नहीं है। और पुराने बच्चे अगर होंगे तो इसको क्या करो कि व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सके, पढ़ सके, है कि नहीं, सबको लाभ मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला लाइन जिसको मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, यानी हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसका नाम लिखा है क्षितिज। अब क्षितिज मतलब क्या होता है, ये आसमान हो गया और आसमान ये धरती हो गई, इसके बीच की काल्पनिक दूरी, मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान में दिखेगा तो कोई चीज़ लगेगा कि वहाँ है, लेकिन अगर एक्चुअली में उसके पास जाएगा तो बहुत ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज, यानी आकाश और पताल, आकाश और जमीन के बीच में जो दूरी दिखती है कि दूरी कम, जैसे कभी कभी नहीं लगता कि चंद्रमा लग रहा है कि वहाँ पर है, लेकिन पास में ये तो और दूर दिखेगा, और दूर दिखेगा, है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर ये है ग्लोब, बहुत ही खूबसूरत सा, आपके पास होना चाहिए ग्लोब। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको ग्लोब लाकर दिखाएंगे। ग्लोब को क्या कहते हैं, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना या छोटा सा मॉडल बोलते हैं। ग्लोब को पृथ्वी का नमूना या मॉडल बोलते हैं। एक्चुअली में क्या आता है कि पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी को बता पाना, ऐसे पृथ्वी को उठाकर तो कोई बताएगा नहीं, तो उसका एक नमूना बनाया गया, नमूना को बोला गया ग्लोब, उसी पर बताया जाता है डिटेल से कोई भी चीज़। यहाँ देखिए ये लिखा है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैसे क्लियर हो जाएगी, यहाँ देखिए कि करके थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मेरा ये फोटो कटेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट समझ आ जाना चाहिए, मतलब जो टॉपिक है वो समझ आना चाहिए, है कि नहीं है ना। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ क्या, सातों महादेश है ना, इसमें महासागर, सारी चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। देखो एक से, ये है एशिया महादेश, क्या है एशिया महादेश, और इसके बीच में जो पहाड़ है इसको बोलते हैं हम लोग यूराल पर्वत, और यहीं से एक नदी निकलती है, उसके नदी का नाम है यूराल नदी, ठीक है। तो ये नदी और यही पर्वत, ये दोनों एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया एशिया महादेश, ये हो गया यूरोप महादेश, ठीक है। यहाँ देखो तो उत्तरी अमेरिका महादेश, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महादेश, 4 को हुआ, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका महादेश, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश, और लास्ट नीचे देखोगे तो अंटार्कटिका महादेश। तो महादेशों की संख्या कितनी होगी, 7। कितनी होगी भैया, तो 7 याद रखिएगा। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा, अंटार्कटिका महादेश। सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया, सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देख के भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा से देख सकते हैं, इतना बड़ा है ये एशिया महादेश और इतना छोटा है ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब ये हो गया सातों महादेश, सातों महादेश समझ आ गया। अब समझते हैं महासागर के बारे में, ठीक है। यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ एक हिंद महासागर, जो एकमात्र भारत के नाम पर यह महासागर रखा गया। यहाँ देखोगे तो अटलांटिक महासागर, इसको एस आकार का महासागर बोलते हैं। क्यों, देखो ध्यान से, एस डिजाइन का बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अटलांटिक महासागर को, चाहे कौन सा ऐसा महासागर है जिसको एस आकार का महासागर कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। चाहे पूछे क्वेश्चन कि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के कौन से अक्षर की तरह दिखता है, तो एस आकार का दिखता है। और ये है कौन सा, प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत, ये प्रशांत महासागर के। अब ये मान चलिए ये पेपर है, पेपर को ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो ये महासागर आपस में आकर मिल जाएगा। मान के चलिए ये दोनों पेपर को ऐसे फाड़ दे, मान चलिए ये पेपर है, पेपर को ऐसे लाकर मिला देंगे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल, ऐसे तो नहीं है कैसे फैला हुआ है, ऐसे गोल है। तो दोनों इस एरिया और ये वाला एरिया और ये वाली एरिया को दोनों ऐसे मिलाकर सटा देंगे तो एक ही पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा गोल। क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर गोल है, ठीक है। अटलांटिक महासागर ऐसे आकार का है, और ये आधा महासागर है। हिंद महासागर क्या आधा है, क्यों आधा है, क्योंकि ये ऊपर ले नहीं गया। देखो ये पूरा ऊपर तक गया और पूरे नीचे तक आया, उसी तरह प्रशांत भी पूरा ऊपर तक पूरा नीचे तक। लेकिन जो है ना, ये आधा है क्योंकि ऊपर इसकी जमीन है। तो आधा महासागर किसको बोलेंगे, ये, ठीक है। और इसको त्रिभुजाकार महासागर भी बोलते हैं। त्रिभुजाकार महासागर कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ देखोगे तो ये एरिया, पूरा ये एरिया यहाँ से, है ना, आपका ये एरिया आता है, ये एरिया आता है, ये पूरा एरिया कवर किए हुए है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये बंद हो गया है, तो ऊपर ये लगभग त्रिभुजाकार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आधा महासागर बोलेंगे। अब ये रह गया ये 4 महासागर। एक तो आपका समझ आ गया कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ एक महासागर होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं लोग, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और नीचे जो महासागर है इसको बोलते हैं लोग दक्षिणी महासागर, पूरे नीचे भाग को दक्षिणी महासागर। तो इस तरह का ये 5 महासागर हो गए, अटलांटिक, प्रशांत, है ना, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये नीचे हो गया दक्षिणी महासागर। अब पूछेगा इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे छोटा तो आर्कटिक महासागर, सब नहीं, सॉरी, सबसे छोटा आ जाएगा हिंद महासागर, इससे भी छोटा हिंद महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं,
यहाँ देखो सातों महादेश का नाम भी लिखा है और सातों है ना ये महासागर का भी नाम लिखा है, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। एक महासागर का नाम नहीं दिया, दक्षिणी महासागर, लेकिन एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा ना उसमें जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें है ना दक्षिणी महासागर भी एक मेंशन किया हुआ है, यानी 5वां महासागर का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ये 7 महादेशों का नाम भी आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा, और इसको लिखना होगा तो वीडियो को ऐसे पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। अब ये आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर बोलते हैं, क्यों? अब ये पृथ्वी है, यहाँ जो एरिया है ना, इस एरिया में महासागर जो बहता है इसको बोलते हैं लोग आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं लोग? आर्कटिक। इसको उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना, गुवाहाटी में अगर 8:30 हो रहा है तो मुंबई में 9:30 होगा। गुवाहाटी कौन सा? असम है, और मुंबई इधर आगे पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ का 8 बज रहा है तो यहाँ 9:30 हो रहा है, ठीक है। अब ये अंतर क्या है, यहाँ गुवाहाटी में 8:08 हो रहा है तो यहाँ पर मुंबई में कितना बजेगा? 9:30, यानी 1 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? 1 घंटे का अंतर मतलब क्या कि 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री, 1 डिग्री सूरज को जाने में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री जाने में 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, समझे ना। तो इसका मतलब क्या है कि असम के गुवाहाटी के और मुंबई के बीच की जो देशांतर की दूरी है लगभग 15 डिग्री देशांतर की दूरी है, इसी वजह से 1 घंटा का समय लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सिडनी में 10 बज रहे हैं, है ना, 10 बजे, सुबह 10 बज रहा है, तो पटना में है ना सुबह कितना बज रहा है? सुबह 5 बज रहा है। अब ये 5 घंटा का अंतर हो गया। 5 घंटा क्या भैया? अंतर हो गया, यानी सिडनी जो है हम लोग से 5 घंटा आगे है, हम लोग यहाँ 5 घंटा पीछे है। इसका मतलब 5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या है? लगभग ये है ना 5 घंटा का मतलब क्या होता है कि 300 है ना 6×5=30, 300 है ना 300 मिनट, ठीक है। 5 घंटा यानी 300 मिनट, ठीक है। तो 300 मिनट का मतलब क्या हो गया कि अभी बोले हैं कि है ना 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 300 को 4 से भाग लगा दीजिएगा, आपका डिग्री निकल जाएगा कि इतना डिग्री का अंतर है कि नहीं है। लगभग 80 डिग्री हो जाने चाहिए, 800 को 32, 80 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ क्या? ईटानगर में सुबह है ना सुबह में धूप खिलती है, तो गुजरात के भुज में है ना भोर होने वाला रहता है। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ सूरज निकलता है हम लोग अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलता है, और यहाँ जो है ये गुजरात का जो एरिया है भुज, ठीक है, यहाँ तक इसको आने में 2 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच के अंतर है 30 डिग्री। अभी बोले 1 डिग्री को सूरज जाने में, 1 डिग्री को सूरज को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री पार करने में अब वही है ना 1 डिग्री को 4 मिनट, तो 30 डिग्री के 3 चौके 12, 120 मिनट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ अगर धूप भयानक हो गया तो यहाँ आपको तंग धूप निकलेगा। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर अभी भी भोर हो रहा है तो यहाँ पर धूप हो चुका है अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सूरज की तरफ है, पूरब की तरफ है, और पूरब से ही सूरज निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो लिखा है गोलार्ध। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोला का आधा भाग। गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग, वही बना दे जैसे तरबूज की तरफ पृथ्वी बनाती है। मान के चलो पृथ्वी को ऐसे बीच बीच में से काट दो, ये हमारी पृथ्वी होगी, इसके बीच बीच से काट दो, तो ऊपर वाला आधा भाग और नीचे वाला आधा भाग, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि गोला का आधा भाग गोलार्ध, गोला का आधा भाग मतलब गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ आ गया। आगे चलो, यहाँ लिखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा वही अब बताने की कोशिश कर रहे थे। बीचों बीच की अगर रेखा है तो इसको बोले विषुवत रेखा। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध, और बीचों बीच की रेखा को विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सबसे बड़ा वृत्त है। अब विषुवत रेखा क्या है? सबसे बड़ा वृत्त है। कैसे? अब यहाँ से देखो, जैसे इस बीच की लाइन को ऐसे काट लिया जाए, है ना, जैसे यही काट के यहाँ बनाया हुआ है, जैसे यहाँ काट के बना हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो तो काट कैसे बना हुआ है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा वृत्त है कि नहीं है? सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा वृत्त है? ऐसे मान के चलो ये यहाँ से काटेंगे तो सबसे बड़ा, और ऊपर इतने आगे काटेंगे, जो जितना ऊपर आगे काटेंगे तो छोटा छोटा मिलेगा टुकड़ा, है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छोटा टुकड़ा, जैसे ऐसे तरबूज होता है तो ऊपर वो काटेगा तो छोटा होगा, लेकिन बीच में से काटिए तो बड़ा गोल मिलेगा। तो वृत्त मतलब होता है कि सर्किल, गोल, ठीक है। तो कह रहा विषुवतीय वृत्त जो होता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। विषुवतीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कह रहा है। अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? मान के चलो हमारा पृथ्वी है, और ऐसी ऐसी जो लाइनें खींची गई इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और ऐसे खड़ा खड़ा जो खींचा गया इसको बोलते हैं लोग देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब ये खड़ी खड़ी जो रेखा है ना, इसको ऐसे खींचा गया रहता है। कैसे खींचा गया रहता है? यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ऐसे मिलाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब आइए अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बाद दे दिया है यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा। अभी ये क्या है? तो ये देखो यहाँ पर इसके समझिए, इसके बीच में बीचों बीच की रेखा जो होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर वाले रेखे अगर 23.5 डिग्री उत्तर में है, नॉर्थ में, तो इसको बोलेंगे कर्क, और वही 23.5 डिग्री दक्षिण में है तो इसको बोलेंगे मकर। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क नाम हो जाएगा, और 23.5 डिग्री नीचे में है ना क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। अब 23.5 डिग्री क्या मतलब बोल रहा हूँ? देखो ये बीचों बीच की जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री है। उसके बाद मान चलो 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरह खींचा गया 90 डिग्री तक, ठीक है। तो 23.5 आता है ना, उसका नाम रख दिया कर्क रेखा। उसी तरह 23.5 नीचे आता है ना, तो उसका नाम रख दिया मकर रेखा, ठीक है। समझ आ गया। अभी अक्षांश रेखा बोल रहा है कौन सा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऊपर वाला कह रहा है कि कौन सा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव कौन सा है। यहाँ पे देखो बता रहा हूँ कौन सा है। यहाँ देखो, यहाँ एक डिटेल से समझाया भी है, इसको देखो। बीचों बीच की रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो गया बीच बीच की रेखा भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, इसी को इक्वेटर लाइन बोला जाता है। ऊपर में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, नीचे का 23.5 डिग्री को मकर रेखा, और ये जो है आर्कटिक रेखा, ये है अंटार्कटिक रेखा। क्यों आर्कटिक और अंटार्कटिक को रखा गया कि ऊपर में है आर्कटिक महासागर, इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ गया आर्कटिक। ये कितना है, तो 66.5 डिग्री, कितना है 66.5 डिग्री। और ये जो है अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे है अंटार्कटिक महादेश, ठीक है, तो इसका नाम रख गया महादेश के नाम पर अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये कितना है, 66.5 डिग्री मतलब साउथ में, दक्षिण में, और ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, है ना। ये सबको 20-20 में बांट दिया है कि कितना कितना डिग्री में बांटा है, उसकी मर्जी, जितना डिग्री में बांटना चाहे बांट सकता है। अब यहाँ लिखा है देशांतर रेखा, है ना। क्या लिखा है, देशांतर रेखा। देखो अक्षांश रेखा में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अक्षांश रेखा जो ना, अगर पूछेगा अक्षांश रेखा कितनी है, तो याद रखिएगा 179, याद करना। रेखा की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना रेखा को, यहाँ पर लाइन नहीं होता, एक बिंदु होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और पूछेगा अक्षांश कितना होता है, तो 181। अक्षांश कितना है, तो 181, क्योंकि 90 के ऊपर, 90 के नीचे और बीच वाले एक, तो 9 दूना 18 और 181 को अक्षांश 181 को, और अक्षांश रेखा 179, ठीक है, 179 को। अब ये देशांतर रेखा, अभी बोला क्या, ऐसी ऐसी जो रेखा खींची गई, ये सब क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। क्या है, देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। इसकी संख्या कितनी है, तो 360 डिग्री अगर किसी वृत्त पर खींचा सकता है, तो इसका मतलब है देशांतर रेखा कितना है, 360 डिग्री। कितनी देशांतर रेखा है, 360, याद रखिएगा 360 को देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या माध्यम रेखा भी कहा जाता है, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि भी कहते हैं। तो कुछ याद रखिएगा, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि और 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलो, इस देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है ना। अब यहाँ का रेखा कि विषुवत वृत्त की ओर, इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। कैसे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तुम लोग को दूरी विषुवत के पास ज़्यादा दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा होगा विषुवत के पास, तो विषुवतीय रेखा के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और वही ध्रुवों के पास में इसके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व पश्चिम को माना जाता है। और अब पूर्व पश्चिम मतलब क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मान चलो ये हो गया, इसके बीच की 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो इधर से इसको मानेंगे पूर्व और इधर मानेंगे इसको पश्चिम, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर को सूरज की रोशनी जाने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। वही बात मैं ऊपर समझा रहा था कि 4 मिनट लगता है सूरज की रोशनी पार करने में, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर, अब यह पश्चिम, अब ये देखो, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम आइएगा, यानी वेस्ट की तरफ, तो एक दिन क्या कीजिएगा, कम, एक दिन बढ़ा लीजिएगा, और वही पूरब की ओर आइएगा, क्या कीजिए, एक तिथि घटा लीजिएगा, एक तिथि घटा लीजिएगा, यानी हमारे तरफ आइएगा तो एक तिथि घटा लीजिएगा इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, और उधर पश्चिम की ओर जाइएगा अमेरिका और, तो एक दिन उसमें क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कटिबंध के बारे में लिखा है। अब कटिबंध के आगे देखेंगे, अगर फोटो दिया होगा तो उसको डिटेल में समझा देंगे। यहाँ पर देखो कटिबंध, तीनों कटिबंध के बारे में। अब ये कटिबंध क्या है, तो पृथ्वी के जो बीच के जो एरिया है, जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की एरिया, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी 6 महीने पड़ती है। ये पिछले अध्याय में इसको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। और उसके जस्ट नीचे वाले कटिबंध क्या बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, उसी को समशीतोष्ण भी बोला जाता है। और सबसे ऊपर वाला बोलते हैं शीत कटिबंध, क्या बोलते हैं, ये शीत कटिबंध, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में। लिखा हुआ एक देशांतर को दूसरे देशांतर को दूरी तय करने के लिए सूरज को कितना समय लगता है भैया, तो 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी उष्ण कटिबंध में। कहाँ पड़ेगी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा जो है किधर है, तो कर्क रेखा याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, आप पूरब जाने में क्या करेंगे भैया, तो पूरब जाने पर एक दिन घटा लेंगे, क्या है, एक दिन घटा। आप पश्चिम जाते तो बढ़ा लेते, ठीक है। अब ये खाली जगह दिया हुआ है, साढ़े दक्षिण डिग्री दक्षिणी अक्षांश को रेखा क्या कहते हैं, दक्षिण को कर रहा है तो मकर, वही उत्तर में बोलता है तो कर्क रेखा, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोले, तो अभी बोले कि 180 डिग्री रेखा तो मानक प्रधान समय रेखा बोलेंगे इसको, ठीक है, इंटरनेशनल समय रेखा, ठीक है। पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध थे, कितने ताप कटिबंध है, 3 कटिबंध था। एक था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और समशीतोष्ण, और ऊपर में शीत कटिबंध, ठीक है। चौथे नंबर के लिए क्या है, पृथ्वी को कुल डैश देशांतर रेखा है, कितनी देशांतर है, तो 360 देशांतर रेखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो समय का ज्ञान किसे होता है, तो देशांतर रेखा से समय का ज्ञान होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन आंसर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे फिर से पूछिएगा, बताने की जरूर कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जरूर कोशिश करूंगा। और यहाँ तक आप आ चुके होंगे और वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा कि वही सब क्लास का फीलिंग मिल रहा है और क्लास में जैसे ना पढ़ाया जाता है उस तरह का आप फ्री में आप यहाँ पढ़ ले रहे हैं, तो एक बार कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए बच्चे होंगे तो, और पुराने हैं तो व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। अगर हर एक बच्चा 5-5 लोगों के पास भेजे और वो लोग वीडियो को वो देखे, है ना, तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आज कुछ चुके होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।